हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी यूनिट सेकंड का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है गाइस, एंड शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही पूछा जाता है। तो आज का क्वेश्चन है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आप ठीक कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। आपको लिखना क्या है भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग है। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग है, जिन्हें सर्वप्रथम लैमिंग ने देखा था तथा बेंड ने इसे नाम दिया था। अगर पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम किसने देखा था, तो लैमिंग ने, और नाम किसने दिया था, बेंड ने। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया रोड की तरह या दानेदार आकार का दिखाई पड़ता है। इसका आकार तथा संख्या कोशिका में मेटाबॉलिक स्टेट पर निर्भर करती है। इसका जो साइज होता है वो 0 से 54 चौड़ी तथा 1.5 से 7 तक लंबी होती है। एम्फीबिया में ओसाइट में ये 22 से 40 तक लंबी पाई जाती है। इसकी जो संख्या होती है वो स्थिर नहीं होती। ठीक है, साधारणतः ये 200 से 500 तक प्रति कोशिका में पाए जाते हैं, 200 से 500 नॉर्मल स्टेज पर। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये कम ज़्यादा भी होते हैं। एंड गाइस, अगर आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर चेक कीजिए। अदरवाइज चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब भाई, जैसा हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वैसा ही अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखा देंगे, मतलब परा संरचना दिखा देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप कलरफुल बनाएं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही इजी होता है। ठीक है, राइबोसोम, डीएनए, प्रोटीन जितना भी लिखना होता है, मतलब 2-3 नेम आप दे दीजिए और सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दीजिए। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जो आप क्वेश्चन में लिखेंगे वही आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। प्लेडिट 1952 में इसकी रचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किया गया था। उसके अनुसार यह दोहरी झिल्ली से बना एक बैग के समान रचना है। दोहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली हो गई। ये क्या है, एक बैग जैसा है तथा इसकी मेम्ब्रेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन किसके समान होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती हैं। आप स्ट्रक्चर ज़रूर बनाइएगा गाइज, क्योंकि इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और बायोलॉजी जूलॉजी में यही आपका प्लस पॉइंट रहता है, आप जितने फिगर बना लेंगे उतने मार्क्स पा लेंगे। उसके बाद गाइज, इसकी जो इनर लेयर होती है बहुत से फ्लूइड से बनी होती है, मतलब इसकी जो भीतरी सतह होती है, भीतरी झिल्ली होती है, वो बहुत से फ्लूइड से बनी होती है, जिसे क्रस्टे भी कहते हैं। भीतर तथा बाहर झिल्ली में 60 से 80 एंगस्ट्रॉम तक का फासला होता है। इसके अंदर के भाग में मैट्रिक्स, जो अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक एंजाइम हमेशा स्टोर रहते हैं या फिर भरे रहते हैं। इसके बाद बारीकी से देखने पर यह पता चलता है कि क्रिस्टा से ऊपर बहुत सी दानेदार रचनाएं व्यवस्थित रहती हैं। बहुत सारी उभरी हुई दानेदार रचनाएं दिखती हैं, जैसे कि आपको फिगर में देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये हैं, ये दानेदार रचनाएं, ठीक है, ये दिखाई देती हैं। अब इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स इनमें 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे आधार यानी बेस, ये गोल प्लेटिनुमा आकार की 30 में परिधि की रचना होती है। एंड सेकेंड क्या है, वृंत, स्टेल्क, ये 50 एंगस्ट्रॉम लंबी तथा हेड को बेस से जोड़ती है। इसका फिगर आप देख सकते हैं, सिंपल सा फिगर है। आपको जैसे डीएनए की रचना बनाते थे ना, वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा करना है और सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइबोसोम लिख दीजिए, 2-3 नाम, आउटर लेयर, इनर मेम्ब्रेन। आउटर इनर तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता ही है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ये सारे नाम लिख दीजिएगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, इसका जो हेड होता है
तो ये गोल 75 से 100 में की रचना में होता है तथा भीतरी मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में लटकी रहती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब यूनिट एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर लगी रहती हैं। कितनी दूरी पर? 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर लगी रहती हैं तथा लोपी पाप के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए सभी एंजाइम्स होते हैं। अब इसके फंक्शंस पर आ जाइए भैया, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करना, मतलब ऑक्सीडेशन कराकर ऊर्जा प्राप्त करना। क्या? जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कर कर एनर्जी प्राप्त करना होता है। यह ऊर्जा एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं में संग्रहित कर ली जाती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा इन्हें संग्रहित कर लिया जाता है। इस क्रिया को सेल रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वसा संश्लेषण तथा कुछ तरल के भंडारण में भी मदद करती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है कि किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में सभी जगह माइटोकॉन्ड्रिया को गलत लिखा है मैंने, आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोशिका श्वसन में प्रयुक्त होने वाली सभी एंजाइम विद्यमान होते हैं जो क्रॉस चक्र में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कड़ी द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्योंकि इस अंग में ऊर्जा उत्पादन होता है इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।